चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे देश की जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये कहानी है कि कैसे उसे पिंजरे में बंद किया गया और फिर कैसे उसने दोबारा आसमान में उड़ान भरना सीखा। आइए समझते हैं भारत की नियति से उस ऐतिहासिक मिलन की कहानी को। सदियों तक पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। और ये सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं थी, नहीं, ये मसालों, कपड़ों और ज्ञान का एक ऐसा खजाना था जिसकी चमक दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन फिर 1600 के दशक में समंदर के रास्ते कुछ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई हमलावर फौज नहीं थी, बल्कि मुनाफे के इरादे से आई एक व्यापारिक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो व्यापार के बहाने शुरू हुआ था वो धीरे धीरे कब्जे में बदलने लगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने तो भारतीय शासकों के मन में एक गहरा अविश्वास और अपमान भर दिया, और यही असंतोष, आप जानते हैं, आने वाले एक बड़े तूफान की जमीन तैयार कर रहा था। तो 1850 का दशक आते आते पूरे देश में असंतोष की आग सुलग रही थी। जमीन छीन चुके किसानों से लेकर अधिकार खो चुके राजाओं तक हर किसी के दिल में एक चिंगारी थी, बस उसे भड़कने का इंतजार था। और वो चिंगारी एक अफवाह से भड़की। कंपनी की सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनके बीच ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि जो नई राइफल की गोलियां हैं उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। उनके लिए ये उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर एक सोचा समझा हमला था। उस अपमान के खिलाफ पहली आवाज उठाई एक नौजवान सिपाही ने, मंगल पांडे। उनकी नाफरमानी सिर्फ एक हुक्म को टालना नहीं था, वो अपनी जमीन और अपने धर्म के लिए एक ऐलान जंग थी जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का तो अंत कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि 1857 ने यह साबित कर दिया कि अगर भारत एक हो जाए तो साम्राज्य की नींव हिलाई जा सकती है। विद्रोह की ज्वाला कभी पूरी तरह बुझी नहीं थी, बल्कि अब संघर्ष ने एक नया रूप ले लिया था। अब लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि एक नए विचार से लड़ी जानी थी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो वो अपने साथ एक ऐसा ताकतवर हथियार लाए जो तोप या तलवार पर नहीं बल्कि सच और अहिंसा की ताकत पर चलता था, और उसे नाम दिया गया सत्याग्रह। जलियांवाला बाग जैसी त्रासदियों ने, जहां रॉलेट एक्ट का शांति से विरोध कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने यह साफ कर दिया था कि आज़ादी सिर्फ शांतिपूर्ण असहयोग के रास्ते से ही हासिल की जा सकती है। दशकों के संघर्ष, बलिदानों और अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार आज़ादी का वो पल आ ही गया। लेकिन ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें जीत की खुशी भी थी और बिछड़ने का एक गहरा गम भी। उस रात संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द गूंज रहे थे जो एक नए राष्ट्र की उम्मीदों और सपनों को आवाज दे रहे थे। लेकिन ये जश्न अधूरा था। जब नेहरू नियति की बात कर रहे थे तो उनका खुद का चेहरा लाल था और आंखें नम थीं, क्योंकि वो उस बंटवारे की भयावहता को जानते थे जिसने लाखों परिवारों को अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बना दिया था। और सोचिए, जिस इंसान ने इस पूरी आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया वो दिल्ली के जश्न से कोसों दूर थे। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्र का ये बंटवारा एक गहरी वैयक्तिक हार थी, जश्न का मौका नहीं। तो 1947 में भारत औपनिवेशिक शोषण से तबाह हुई एक अर्थव्यवस्था थी। अब सवाल यह था कि घुटनों पर आ चुका एक देश अपने पैरों पर फिर से कैसे खड़ा होगा और दुनिया के साथ कदम मिलाकर कैसे चलेगा। यकीन करना मुश्किल है, पर आज़ादी के वक्त एक आम भारतीय की जिंदगी सिर्फ 32 साल की हुआ करती थी, और आज ये संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास में दशकों की मेहनत का नतीजा है। अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले देश से दुनिया का पेट भरने तक, साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने तक, भारत ने ऐसे मील के पत्थर हासिल किए हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो भारत की कहानी लगातार आगे बढ़ने की कहानी है। बैलगाड़ियों से मंगल तक का ये जो अद्भुत सफर है, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि नियति के साथ इस देश का अगला मिलन कैसा होगा। मैं सब्सक्राइब और लाइक बटन हूँ, मुझे दबाओ। मैं तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स को सपोर्ट करता हूँ और तुम्हें बेस्ट कंटेंट दिलाता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।